आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्ते। 13 नवंबर है आज, छोटी दिवाली का दिन है। अपने घर की साफ सफाई आप कर चुके हो तो आपको बधाई। हम नहीं कर पाए अभी, अब रात में करेंगे, लेकिन पहले आपको दिन भर सुनवाएंगे। बिहार में गहमा गहमी अभी बनी हुई है। नीतीश कुमार कब शपथ लेंगे ये अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन एक और खबर आई है आज सूत्रों के हवाले से कि डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी का पत्ता कटने वाला है और उनकी जगह लेने के लिए जो चेहरा रेस में आगे बताया जाता है उसका नाम है कामेश्वर चौपाल। बिहार के ही रहने वाले हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, पुराने कार सेवक की पहचान है, दलित समाज से आते हैं। इनके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। दूसरी खबर आज की, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार अपने आप ही गिर जाएगी और उसके बाद बीजेपी सरकार बनाएगी। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जो किया, क्या महाराष्ट्र में वो करने की कोशिश वो कर रही है? अच्छा, कर भी रही है तो क्या वो कामयाब हो सकती है? गणित क्या कहता है, इसे समझेंगे। और अयोध्या और बीजेपी दोनों के लिए ये दिवाली खास होगी क्योंकि राम मंदिर भूमि पूजन के बाद ये पहली दिवाली है। क्या तैयारियां अयोध्या में की गई हैं ये समझेंगे। और आज ही के दिन रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में 264 रनों का इंडिविजुअल स्कोर बनाकर रिकॉर्ड कायम किया था। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे और उस कहानी को भी याद करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस प्रतीक वाघमारे के साथ। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा के आतंकी पश्चिम बंगाल में हमले को अंजाम देने की तैयारी में है। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों की योजना पश्चिम बंगाल में मौजूद अलकायदा मॉड्यूल और स्लीपर सेल की मदद से आतंकी हमले को अंजाम देने की है। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच आज पटना में एनडीए की बैठक हुई। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि 15 नवंबर को दोबारा बैठक होनी है जिसमें सभी विधायक मौजूद रहेंगे। इसी बैठक में सरकार गठन को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कोरोना वायरस के संकट के बीच रूस में तैयार वैक्सीन स्पुतनिक वी को तैयार करने वाली फार्मा कंपनी आरडीआईएफ के सीईओ ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत महत्वपूर्ण हिस्सेदार है और इसके लिए भारत में उत्पादन करने वाली कंपनी की पहचान कर ली गई है जिसका जल्द ही ऐलान किया जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के करीब 45,000 नए मामले सामने आए और 547 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहली बार कोरोना से एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 7,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बॉलीवुड सितारों पर एनसीबी की जारी कार्रवाई के मद्देनजर आज एक्टर अर्जुन रामपाल से पूछताछ हुई। इससे पहले अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर गैब्रिएला से एनसीबी ने पूछताछ की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन को चीन ने बधाई देते हुए कहा कि हम जो बाइडेन और कमला हैरिस को अपनी तरफ से बधाई देते हैं। बता दें कि अब तक नतीजों की स्थिति साफ न होने के कारण मैक्सिको, रूस और चीन जैसे देश जो बाइडेन को बधाई देने से बच रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया के दिग्गज कारोबारी बिल गेट्स के क्लीन एनर्जी के उद्यम ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स में $5 करोड़ करीब 375 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इस कदम में रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, माइकल ब्लूमबर्ग, जैक मा, मासायोशी सोन जैसे दिग्गज निवेशकों की कतार में आ गए हैं। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर यह है दिन भर। हर सोमवार से शुक्रवार शाम को आज तक रेडियो पर आप दिन भर सुनते हैं और इसमें हम दिन की कुछ चुनिंदा खबरों का आसान भाषा में एक मतलब आपको समझाते हैं। खबरों को एक कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। बिहार में अब तो ये तय है कि सरकार एनडीए की ही होगी। सरकार के प्रमुख चेहरे कौन से होंगे वो अभी तय होना है। आज का बड़ा अपडेट ये है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि रविवार को दिन में 12:30 बजे एनडीए विधायक दल की एक बैठक होगी जिसमें सरकार बनाने से जुड़ी हर चीज़ पर फैसला किया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम पर भी तभी फैसला होगा। चुनाव से पहले नीतीश को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करते हुए एनडीए ने चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह चुके हैं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। तो देखते हैं क्या होगा, रविवार को पता चल जाएगा। लेकिन जो दूसरी खबर आई है, पटना के आकाश में उड़ने वाले पंछी बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम बदलने पर एनडीए विचार कर रहा है और सुशील मोदी की कुर्सी
कामेश्वर चौपाल को देने की खबर इस वक्त गर्म है। अब कामेश्वर चौपाल बिहार की राजनीति में एक नया नाम है। वो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन अचानक से उनका नाम डिप्टी सीएम पद के लिए सामने आ रहा है तो कुछ लोग हैरान हैं। अभी खबर की पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ चर्चाएं गर्म हैं। कामेश्वर चौपाल जब पटना एयरपोर्ट पर आज पहुंचे तो वहां जय श्री राम के नारों के साथ उनका स्वागत हुआ। आज तक रेडियो संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने उनसे बात की। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बिहार में क्या कोई जिम्मेदारी मिलने जा रही है? क्योंकि आप जब एयरपोर्ट पर आए तो आपके समर्थन में काफ़ी नारेबाजी हुई है वहाँ पर। देखिए, मैं पहले भी एयरपोर्ट पर उतरा था तो आज तो 10 ठो लड़का दिखाई दिया। उस दिन मुझे लगा कि सैकड़ों की संख्या में लोग था और जय श्री राम कर रहा था। राम से जुड़ने के कारण से नौजवानों को मेरे देखने के बाद उत्साह हो जाता है। कुछ नारा लगाना शुरू किया तो मैंने कहा कि भाई क्या बात है। बाद में रोका उनको। क्या नारे लगा रहे थे? अब नारे जो आप पूछने के लिए आए वही नारे लगा रहे थे वो। तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो कोई जानकारी नहीं, तुम लोग किस सूत्र को से जानकारी मिली और मुझको एकदम अब जय जय श्री राम कर रहा है। तो फैक्ट यही है कि संगठन के किसी भी सूत्र से मुझको भनक नहीं है कि कोई बड़ा बदलाव है। एक सूत्र से जानकारी ये है कि बिहार में जो नरेंद्र जी मोदी बोल के गए थे वही होगा। उन्होंने कहा था कि पार्टी बड़ी हमारी हो या पार्टी चाहे जदयू की हो, नेतृत्व बदल नहीं होगा, नेतृत्व नीतीश जी का रहेगा। नहीं, लेकिन सुशील मोदी को लेकर बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं कि वो पार्टी से ज़्यादा नीतीश कुमार के बारे में सोचते हैं। तो क्या आपको लगता है कि संगठन में सरकार के स्तर पर बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि इस बिंदु पर में हर एक संगठन में ऐसा रहता है। अब आप ये कल्पना करिए कि माननीय नीतीश जी के समय में भी जीतन राम मांझी को लाया गया था और फिर उनको बनाने के लिए कितना विवाद भी खड़ा हो गया था। तो राजनीतिक क्षेत्र है, ये तो तपस्या की भूमि है नहीं। यहाँ तो हर एक की आकांक्षा रहती है, उसके हिसाब से एक दूसरे के विषय में बोलता है। लेकिन सुशील जी सर्वमान्य नेता है और आज तक उन्होंने संगठन को जो कुछ श्रेष्ठ दे सकता था दिया है। मैं संगठन का एक सिपाही हूँ और सिपाही को जिस मोर्चे पर जहाँ लगाता है उसमें ना नहीं करता है। जैसे सरकारी नौकरी में नौकरी न करी करी तो ना करी, वैसे ही हम कार्यकर्ता जिस निष्ठा से जुड़े हुए हैं संगठन का जो आदेश होगा वो करने के लिए तैयार है। तो ये थे कामेश्वर चौपाल जिनसे बात कर रहे थे आज तक रेडियो संवाददाता उत्कर्ष सिंह। तो ये एक और अपडेट है आज का। इन दोनों चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संतोष सिंह। संतोष जी पटना में रहते हैं, एक नामी अखबार में वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं। रूल्ड और मिसरूल्ड इस नाम से उन्होंने किताब लिखी है, पढ़ने लायक है, मैं रेकमेंड करता हूँ आपको। इस चुनाव में भी वो फील्ड पर सक्रिय रहे, उनकी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी। संतोष जी, शुरुआत नीतीश कुमार के इस बयान से करना चाहते हैं जो आज उन्होंने दिया। उनका ये कहना कि रविवार की बैठक में सब तय होगा, क्या इसके कुछ अतिरिक्त अर्थ छिपे हैं इसमें? क्या कोई संदेह है नीतीश के सीएम होने को लेकर के? अभी फिलहाल तुरंत नहीं लगता है कि तुरंत अभी कुछ होगा। अब नीतीश कुमार देखिए 43 सीट जिस पार्टी को आएंगे तो वो अभी ऑब्वियसली असर्ट नहीं करेगी। वो चाहेगी कि सामने वाली पार्टी जो उनकी जो है सहयोगी पार्टी है वो ऑफर करे। उन्होंने ऑफर कर ही दिया है। रिजल्ट वाले दिन अब देखिए बड़े नेता सब उनसे भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी सब मिलने गए, नित्यानंद राय। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर मान मनोबल चल रहा होता है। तो मुझे नहीं लगता ये उनकी पोस्टरिंग की, उनकी पॉलिटिक्स का पार्ट है। वो उन्होंने ऐसे ही पॉलिटिक्स की है कि किस तरह से, एक तरह से कहिए कि साइकोलॉजिकल उनका एक पोस्टरिंग है कि बीजेपी कुछ कहे मैं क्यों कुछ कहूँ। तो आज तो एक अनौपचारिक मीटिंग थी, उसका 15 तारीख की जब नेता चुने जाएंगे तो मुझको नहीं लगता है कि अभी कोई वापो की स्थिति है। कुछ समय के बाद बीजेपी का वन एट ए टाइम होता है, तुरंत कुछ नहीं होगा। अच्छा, दूसरी खबर संतोष जी, कामेश्वर चौपाल के बारे में कि उनका नाम डिप्टी सीएम की पद की रेस में बताया जाता है। राम मंदिर ट्रस्ट के वो सदस्य हैं, दलित समाज से आते हैं। थोड़ा और बताएं इनके बारे में, और ये भी कि ये चेहरा अचानक चर्चा में कैसे आ गया? पता नहीं, मुझे कोई कंफर्मेशन इसका नहीं है और थोड़ा सा विश्वास भी नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा अब
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। तो उनकी यूएसपी, अब दलित होने की यूएसपी है, राम मंदिर मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, वो सुपौल के एक कमरेल गांव है, वहां के रहने वाले हैं, और अच्छी शिक्षा इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमए किया है। और थोड़ा सा मैंने पॉलिटिकली उनका बहुत बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। उन्होंने बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए बनने के लिए। बीजेपी से जुड़े रहे, एक बार शायद मुझे लगता है कि एक बार एमएलसी रहे हैं। और यही जब राम जन्मभूमि के जो 1992 का मूवमेंट हुआ था, तो उसमें उन्होंने वो फर्स्ट वो जो होता है कार सेवक वाला स्टोन का काम किया था। तो इस बार भी जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो उनको बुलाया गया। हाँ, लेकिन एकदम आरएसएस का बैकग्राउंड है, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद आदि संगठन पर काम किया है। 91 में ये 1991 में भारतीय जनता पार्टी में आए, रोसड़ा के लोकसभा सुरक्षित सीट से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। 95 में बखरी विधानसभा है बेगूसराय का, वहां सुरक्षित सीट है, वहां से लड़े थे, वहां से हार गए थे। और 2002 में वो विधान परिषद के सदस्य बने, एमएलसी बने। तो उनका पॉलिटिकल करियर यही है। तो नथिंग ग्रेट अबाउट हिज पॉलिटिकल करियर। हाँ, लेकिन अब जो राम जन्मभूमि के मंदिर से उनका जुड़ना, उनकी जाति और एक सुपौल वाले एरिया से आना, मुझे लगता है शुरू वाला जो 2 फैक्टर मैंने बताया कि वो हो सकता है। अब जब राम जन्मभूमि रिकॉल किया गया तो हो सकता है कि अपना दलित कार्ड खेले, जैसे कि जीतन राम मांझी के रूप में नीतीश कुमार ने कभी खेला था। लेकिन अभी मुझे तुरंत कंफर्म नहीं लग रहा है। आज आए हैं एयरपोर्ट पर, थोड़ी सी सुगबुगाहट हुई, उनके नाम पर शोर वोर हुआ, नारे वारे लगे। 1-2 दिन में क्रिस्टलाइज हो जाएगा किस खबर में कितना दम। नहीं, बिल्कुल कंफर्म नहीं है, हम भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन चर्चाएं हैं और उन पर बात इसलिए कर रहे हैं संतोष जी क्योंकि बीजेपी ऐसे अनप्रिडिक्टेबल फैसले करती रही है। त्रिपुरा में विप्लव देव को जैसे मुख्यमंत्री बनाया गया, या हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का चेहरा एकदम चुनाव के बाद सामने आया, या महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो जाएंगे चुनाव के बाद, ये भी बहुत लोगों ने नहीं सोचा था उस वक्त। लेकिन जो ये बात बार बार कही जाती है कि बीजेपी अरसे से अपने चेहरे तैयार करने की कोशिश बिहार में कर रही है, और अब चूंकि वो गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है, तो ये काम उसको बहुत कम समय में तैयार करना है ताकि अगले चुनाव तक कम से कम चेहरे हों। दूसरी बात जातीय समीकरण के लिहाज से कि बीजेपी को सवर्णों का वोट बिहार में ज़्यादा मिला है। उस तरह से ये नहीं कह रहे हैं कि ओबीसी वोट नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्वीकार्यता ओबीसी वोटर्स के बीच में हुई है, उस तरह से अभी बिहार में नहीं हो पाई है, क्योंकि वहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं जिन पर ओबीसी वोटर्स ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो इस नज़रिए से अगर कामेश्वर चौपाल को डिप्टी सीएम पद दिया जाता है, चूंकि वो एक दलित समाज से आते हैं, बीजेपी की भविष्य की तैयारियों के लिहाज से इस कदम को कैसे देखते हैं आप? ये उनका एक तरह से टू रीच आउट टू दलित का स्ट्रेटजी हो सकती है कि ये दलित कंस्टिट्यूएंसी को रीच आउट करो। और यहाँ देखिए बिहार में एक इंटरेस्टिंग बात ये है, या फिर कहिए कि यहाँ पावर ट्रांसफर नहीं हुआ है, मतलब पावर ट्रांसफर फ्रॉम ओबीसी टू दलित के रूप में। जब भी मुख्यमंत्री भी जब बने हैं, स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, चाहे वो थोड़े समय के लिए भोला पासवान शास्त्री 70s में बने, वो बने, फिर राम सुंदर दास बनते हैं, फिर जीतन राम मांझी बनते हैं, तो वो भी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, एक कोई नेचुरल पावर ट्रांसफर नहीं था जैसे कि मायावती बनी उत्तर प्रदेश में। तो हो सकता है कुछ मैसेज देने की डिप्टी सीएम के रूप में कोशिश के रूप में एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। अब जेडीयू का इसमें कितना कंफर्ट लेवल है, सुशील मोदी की पॉलिटिक्स का क्या होगा, क्या वो केंद्र बुलाए जाएंगे, क्योंकि कितनी यूटिलिटी रही है, सब दिन उन्होंने जेपी आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं, बड़े नेता हैं बिहार के, और पिछली बार भी सत्ता में अगर बीजेपी में आई तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। किस प्रकार से उन्होंने एक सस्टेन कैंपेन किया, वो IRCTC घोटाले को लेकर के वो सरकार गिरती है, फिर से नीतीश कुमार वापस आते हैं। तो बहुत सारे पक्ष हैं, अब बीजेपी अपना देखेगी। अब यहाँ के नेतृत्व से तो कोई पुष्ट खबर नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसको डिनाई नहीं किया सकता, पॉलिटिक्स में सब कुछ हो सकता है। जी, आपने जिक्र किया कि पता नहीं नीतीश कुमार का कंफर्ट लेवल इससे कैसा होगा, पर क्या इस तरह का नेगोशिएशन हो सकता है कि अगर डिप्टी सीएम पद बीजेपी सुशील मोदी के बजाय, जो कि नीतीश कुमार के करीबी समझे जाते हैं, किसी और को देने की बात कहे, तो नीतीश अपनी पार्टी के लिए विधानसभा अध्यक्ष का पद मांगे? इस तरह की कोई चर्चा है? उसी तरह से उड़ती पुड़ती खबरें आ रही है। आप देखिए कि ये विधानसभा का पद बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में। जब देखिए कि नीतीश कुमार ने ये पद कभी भी बीजेपी को नहीं दिया, इवन जब ग्रैंड अलायंस में गए तो राजद को नहीं दिया। लालू जी नहीं चाह रहे थे,
कि इनको दिया जाए, लेकिन फिर भी उनको लगा कि नहीं नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे, ये तो अब दे दिया जाए, तो वो पद भी अपने पास रखा। तो जब पार्टी टूटती है, छोड़ के लोग आते हैं, तो उस आप जानते हैं उसका दुरुपयोग होता है, उस पद का इस्तेमाल किया जाता है उस संविधान के नाम पर, नियमों के नाम पर। लेकिन अब बीजेपी के पास, बीजेपी भी उसको भांप रही है, नीतीश कुमार की जितनी भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है सब समझती है, तो प्रयास तो करेगी, बीजेपी पूरा प्रयास करेगी। इस कदर तक नहीं करेगी कि नाराज हो जाए, लेकिन बीजेपी एक ईमानदार प्रयास करेगी कि स्पीकर का पद उनको मिले। अब उनके ऑब्वियसली कैंडिडेट जेडीयू के विजय कुमार चौधरी हैं, तो उसका विकल्प वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसमें क्या है। लेकिन ये सब पोस्टिंग होगी। अभी देखिए ना, अभी 2 4 5 एक सप्ताह के बीच में इस तरह की बहुत सारी खबरें छोटी छोटी मिलेगी आपको। ये थे पटना से सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह। तो मिड नवंबर आ गया है, कुछ ही दिनों बाद 2020 का आखिरी महीना शुरू हो जाएगा। अच्छा साल नहीं रहा ये, इतनी बड़ी महामारी दुनिया में फैली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री का, मानव इतिहास का सबसे बुरा साल कौन सा था? वो ऐसा समय था कि 18 महीने तक दुनिया अंधेरे में डूबी रही थी। ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आपको सुनना होगा। आज तक रेडियो पर शो है हमारा ज्ञान ध्यान नाम से। ज्ञान ध्यान में हम ऐसे ही ज्ञान की बातें बताते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारी साथी साक्षी राय ने एक ज्ञान ध्यान इसी पर बनाया है, हिस्ट्री के सबसे बुरे साल पर। ज़रूर सुनिएगा। हमारे एक लिसनर ने हमें ईमेल भी किया है इसी पॉडकास्ट के बारे में। उनका नाम है अजीत कुमार। अजीत जी ने हमें लिखा है एक छोटा सा ईमेल कि सबसे बुरे साल के बारे में जो जानकारी उन्हें मिली हमारे पॉडकास्ट से, उन्हें बहुत अच्छी लगी। उनकी तरह आप भी हमारे किसी शो पर फीडबैक देना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com। दिन भर में अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से। सुगबुगाहटें हैं कि क्या बीजेपी वहां मध्य प्रदेश जैसी तोड़फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिशें तेज कर रही है क्या? ये सुगबुगाहटें शुरू इसलिए हुई क्योंकि कल एक बयान आया महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार अपने आप गिर जाएगी और उसके बाद बीजेपी एक विकल्प लेकर के आएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ट्रांसफर ऑफ पावर की कोशिश नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा है और ट्रांसफर ऑफ पावर पे हमारी नज़र नहीं है, लेकिन उद्धव सरकार अपने आप ही गिर जाएगी। अब कोई भी सरकार अपने आप तो गिरती नहीं है, या तो वो मतभेदों की दरारों से गिरती है या वो किसी बाहरी हस्तक्षेप से गिरती है। तो क्या महाराष्ट्र में अंदर खाने कुछ हो रहा है, कोई तैयारी, कोई कोशिश? मैंने बात की आज तक रेडियो संवाददाता साहिल जोशी से। साहिल एग्जीक्यूटिव एडिटर है मुंबई में। मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या पर्दे के पीछे कोई कोशिश बीजेपी कर रही? देखो, कोशिश तो बीजेपी तब से कर रही है जब से उनको समझ में आ गया कि उनकी सरकार महाराष्ट्र में नहीं बन पाएगी। तो उनकी कोशिश तो लगातार चल रही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरीके से उनकी कर्नाटक में लगातार कोशिश चल रही थी, मध्य प्रदेश में लगातार कोशिश चल रही थी, राजस्थान में भी उनकी कोशिश चल रही थी, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी कोशिश चल रही है। और महाराष्ट्र में सिचुएशन जिस तरीके से है, अनलाइक इन मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर 3 पार्टियों की सरकार है। तो कोई भी मल्टी पार्टी सरकार जब चलती है तब जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत ज्यादा अंदरूनी टकराव चलता रहता है। कोई ना कोई कभी ना कभी नाराज होता है, कुछ इनिशियल एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उसके विपरीत चीजें घटती है। तो ये सारी चीजें होती रहती है। तो इसके लिए लगातार ऐसी चीजों पर नजर बनाए रखना और कोशिश करते रहना, ये बीजेपी का ऑप्शन रहा है हमेशा, और कोई भी पार्टी करेगी। इससे पहले कांग्रेस भी यही काम करती थी जब मल्टी पार्टी सरकार कहीं पर बनती थी। संयुक्त विधायक दल की सरकारें जब यहाँ पर बनी थी यूपी या बिहार में, इससे पहले 70 के दशक में, या फिर उसके बाद वीपी सिंह की सरकार हो, या जो देवेगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी थी, उसमें भी यही टकराव था। तो उनमें जो तकलीफें होती है वही तकलीफ मल्टी पार्टी सरकार में होती है, और उसी पर बीजेपी की नजर है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी कोशिश तो लगातार चल रही है और चलती रहेगी। साहिल जी, क्या कुछ आधार नजर आते हैं कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन में जो मतभेद की ओर इशारा करते हैं? क्योंकि ये तीनों पार्टियों के बीच में एक विचारधारा का भी डिफरेंस कांग्रेस और एनसीपी के बीच नहीं है, लेकिन शिवसेना का एनसीपी और कांग्रेस से विचारधारा में बहुत फर्क है। क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर ऐसा लग रहा है कि ये तीनों पार्टियां सरकार चलाते हुए सेम पेज पर नहीं है? देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि विचारधारा पर मतभेद होने के बावजूद सरकारें इस देश में चली है, और बिहार ये सबसे बड़ा उदाहरण है उस चीज का। विचारधारा पर मतभेद के आधार पे सरकारें चलाना, आज की तारीख में अगर हम सोचे तो सिर्फ बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार एक साथ नहीं हो सकती, और बीजेपी और कांग्रेस की सरकार नहीं हो सकती। वरना
कोई भी पार्टी की, किसी भी पार्टी की, किसी के साथ भी सरकार हो सकती है। तो ये विचारधारा, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है। सरकार चलाने में दिक्कतें हैं क्या? तो उसका उसका मुद्दा ज़रूर है। तो ये दिक्कतें ज़रूर है महाराष्ट्र की सरकार में भी। खास करके उद्धव ठाकरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नए हैं। उन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आज तक कोई भी पद पर उन्होंने कभी काम नहीं किया है और ज़ाहिर-सी बात है कि सीधा मुख्यमंत्री वो बने हैं। आरोप उन पर ये है कि बहुत ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके के कहने पर वो सरकार चलाते हैं। उनके अपने खास जो लोग हैं, वो भी ब्यूरोक्रेट्स ही हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने बहुत नज़दीकी बना के रखा हुआ है। दूसरी तरफ जो बाकी पार्टी के नेता हैं, जैसे एनसीपी हो या कांग्रेस हो, सालों से उनको अनुभव रहा है सरकार चलाने का। तो उद्धव ठाकरे के काम करने के तरीके से थोड़ी कुरबुरियाँ हैं, थोड़ी नाराज़गी है। ये बात तो ये सरकार में खुलकर सामने आता है और इसी बात को एक्सप्लॉइट कहीं किया जा सकता है क्या? उसको देखने की कोशिश है। जी, तो मैं वही पूछ रहा था कि जैसे देवेंद्र फडणवीस ने जब ये बात कही, तो प्रैक्टिकली क्या एनडीए का कोई चांस अभी नज़र आता है? देखो, अगर नंबर्स हम देखें तो 288 वाली विधानसभा में 169 विधायक हैं जो इस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार के समर्थन में खड़े हैं। उसमें शिवसेना के 63 विधायक हैं, जिसमें खुद के 56 और बाकी उन्होंने निर्दलीय या छोटी पार्टी के विधायकों को अपने पार्टी में शामिल कर लिया था। तो 63 यह आंकड़ा शिवसेना के पास है। उसके बाद 54 का आंकड़ा एनसीपी के पास है और 44 का आंकड़ा कांग्रेस के पास है। और बाकी अगर हम उसमें माइनस करके देखें तो करीब-करीब 13 विधायक ऐसे हैं जो छोटी पार्टी के और निर्दलीय, जिनका समर्थन इस सरकार को हासिल है। अब उसमें निर्दलीय और छोटी पार्टी के विधायक कहीं भी जा सकते हैं, तो उनका आंकड़ा इतना मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सरकार बनानी है, तो भाजपा के खुद के 105 और 10 और निर्दलीय विधायकों का समर्थन उनके पास है। ठीक है? तो 115 विधायक इस वक्त बीजेपी के पास है। उनको सरकार बनानी है तो कम से कम 30 विधायक और चाहिए। यानी जब 145 का आंकड़ा भाजपा के पास हो जाएगा, तभी वो सरकार बना पाएँगे। तो अब 30 विधायक वो कहाँ से ला सकते हैं? जी, तो वही कह रहा था कि नंबर्स की बात अगर करें, प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो एनडीए का कोई चांस है? उनको किसी न किसी पार्टी को साथ में लाना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन होता है शिवसेना। शिवसेना के साथ अब उनके संबंध इतने बिगड़ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत के केस में हो या दिशा सालियन के केस में हो, सीधे व्यक्तिगत आरोप लगाए गए। बीजेपी के नेताओं का वन पॉइंट एजेंडा ये सरकार बनी है तब से उद्धव ठाकरे और उनके परिवार पर आरोप लगाना रहा है। तो जाहिर-सी बात है कि अब वो संबंध पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। भले ही वो सबसे ज़्यादा नेचुरल अलाइज़ है, लेकिन आज की तारीख में जो ईगो है दोनों के बीच में, वो बहुत बड़ी दरार है और दोनों के आपसी संबंध पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। अब बात रही एनसीपी की, उसमें से एनसीपी का ऑप्शन वो पहले भी ट्राई कर चुके हैं। 3 दिन की सरकार उनके साथ बना चुके हैं, लेकिन शरद पवार का समर्थन उस सरकार को नहीं था, तो वो सरकार टिक नहीं पाई और 3 दिन में उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब भी एनसीपी का ऑप्शन खुला रहेगा। एनसीपी तभी नाराज हो पाएगी जब उन्हें लगेगा कि इस सरकार में उनका कोई वजूद नहीं है या उनको जो अहमियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन वास्तविकता में ऐसी स्थिति नहीं है। शरद पवार इस सरकार को बनाने में भी उनकी भूमिका रही है और अब भी इस सरकार में वो सबसे पावरफुल है। उद्धव ठाकरे भले ही मुख्यमंत्री है और कई बार उनका और पवार साहब के विचार नहीं मिलते कई मुद्दों पर, लेकिन उसके बावजूद जो उनका क्रेडिट है, उनका ड्यू है, वो उनको हमेशा मिलता रहता है। आखिरी में अगर बात हम देखें तो कांग्रेस की बात आती है। अब अगर कांग्रेस को तोड़ना है, क्योंकि कांग्रेस एज़ अ पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जा पाएगी, लेकिन किसी न किसी ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनको यहाँ पर ढूँढना पड़ेगा बीजेपी को। और उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के इस सरकार में खुश नहीं है। उनको मंत्री पद तो मिले हैं लेकिन अधिकार नहीं मिले हैं। जो कांग्रेस का गोल्डन एरा रहा है जब इन्होंने सरकार और सत्ता का उपभोग किया था, तब की उनकी प्रतिष्ठा जो थी वो और इस सरकार में उनकी प्रतिष्ठा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी वजह से कई वरिष्ठ नेता नाराज़ हैं। लेकिन क्या उनके पास उतनी ताकत है कि वो उतने विधायक इकट्ठा कर पाएँगे? अगर कोई कांग्रेस का नेता आज की तारीख में 10-20 तक भी विधायक अपने साथ लेके आता है, तो आगे के 10 विधायकों को जोड़ना बीजेपी के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि उन 44 में से कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जिसके गुट में या जिसके समर्थन में 20 विधायक एक साथ खड़े होंगे। कांग्रेस में भी स्थिति ऐसी है कि जो जूनियर मिनिस्टर्स हैं वो खुश हैं, उनको मौका मिला है 5 साल के बाद सत्ता में आने का, तो वो मौका छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो वरिष्ठ नेता है, वो कहीं न कहीं नाराज़ है। लेकिन जिस तरीके से फडणवीस कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि मिड टर्म पोल्स की ज़रूरत नहीं आएगी, हम सीधे सरकार बना सकते हैं। तो
उनके जो ये 2 ऑप्शंस हैं उसी पर वो खेल रहे हैं फिलहाल। ये थे मुंबई से आज तक रेडियो संवाददाता साहिल जोशी। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। अगली खबर अयोध्या से, जहां दीपावली की जोरदार तैयारियां की गई हैं। राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद ये पहली दीपावली है अयोध्या में, इसलिए बीजेपी की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार ने भी भव्य इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं इस वक्त। सरयू घाट पर 5 लाख से ज़्यादा दिए आज शाम जलाए जाएंगे। शानदार लाइटिंग है घाट पर, आपने तस्वीरें देखी होंगी। और साल दर साल जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अयोध्या में दिवाली आयोजन की भव्यता हर साल उसमें इजाफा होता जा रहा है। आज तक रेडियो संवाददाता हैं कुमार अभिषेक, वो इस वक्त अयोध्या में हैं। अभिषेक, इस भव्यता के कुछ राजनीतिक अर्थ भी हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो भव्यता है 4थे साल में है और 10 साल दर साल बढ़ रहा है। आपने भी इसका जिक्र किया। इस बार तो इसकी भव्यता की अगर हम पहले बात कर लें तो 5.5 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होने जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज ये शामिल हो जाएगा। राम की पौड़ी पर जो ये दीपोत्सव है, आज इसमें कई और घाट नए जुड़ रहे हैं, जिससे ये बहुत लंबी श्रृंखला होने जा रही है इस दीपोत्सव की। लेकिन निश्चित तौर पर इसके मायने बहुत बड़े हैं। सियासी मायने अगर हम इसमें देखें, इसमें ढूंढें, तो पहली बार जब राम जन्मभूमि की आधारशिला शुरू हो गया है, खुद प्रधानमंत्री मोदी आए थे और उसके बाद की ये पहली दिवाली है। यूं तो योगी आदित्यनाथ पिछले 3 साल करते रहे हैं, लेकिन इसके सियासी मायने काफी कुछ निकलता है। अयोध्या देखिए अपने आप में कहीं ना कहीं एक ऐसी सियासत को रिफ्लेक्ट करता है जो बीजेपी जिसकी सियासत करती रही है, और अब की सब कुछ एक तरीके से बीजेपी के हाथ में है, केंद्र, राज्य, और अब तो अयोध्या का राम मंदिर भी बन रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले 1.5 साल के बाद जो चुनाव हैं, अगर आप उसके लिहाज से भी देखें तो इस साल की दिवाली बेहद इम्पोर्टेंट है। अभी जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी ने 7 में से 6 सीटें जीती। हालांकि वो पहले 6 सीटें जीती हुई थी, लेकिन उसको रिटेन करना भी अपने आप में बड़ी बात है। कहीं ना कहीं एक तरीके से सियासत के तौर पर देखिएगा तो विपक्ष से काफी आगे बीजेपी दिखाई देती है, क्योंकि चुनाव के पहले की उसकी तैयारी पूरी है। जिस तरीके से बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के तौर पर एक बड़ा चेहरा सामने रख दिया है दूसरे सियासी दलों के लिए, इससे भी लड़ाई लड़ना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर विपक्ष के लिए बहुत सहज स्थिति इस वक्त नहीं है, लेकिन बीजेपी की बल्ले बल्ले है। राम मंदिर बन रहा है, बड़ा दीपोत्सव हो रहा है, योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे लोग जुड़ रहे हैं, और अगले 1.5 साल के बाद चुनाव है। तो आप अंदाजा लगाइए कि सियासत में इसका कितना बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि जो विपक्ष के लोग हैं वो सीधे तौर पर कभी भी अयोध्या का जिक्र नहीं करते, अयोध्या पर कोई कमेंट नहीं करते, अयोध्या को लेकर के कोई आलोचना नहीं करते, लेकिन कह सकते हैं ना कि वॉकओवर जैसी स्थिति की अयोध्या के मामले में बीजेपी वॉकओवर स्थिति होती है, क्योंकि विपक्ष कभी कुछ बोलता नहीं है। तो कुल मिलाकर मेरा मानना है कि इस बार का जो दीपोत्सव है, साल दर साल जो इसे बढ़ाया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं लोगों के जुड़ने के साथ साथ बीजेपी का अपना बड़ा सियासी फायदा दिखता है। अभिषेक, थोड़ी आवाजें भी आ रही हैं पीछे से। अयोध्या में आप इस वक्त कहाँ हैं एग्जैक्टली, और कैसी दिख रही है अयोध्या? बिल्कुल, मैं इस वक्त सीधे राम की पैड़ी पे खड़ा हूँ। वो राम की पैड़ी जहाँ से सरयू की कलकल बहती धारा है, एक उसकी धारा निकाली गई है जो राम की पैड़ी से गुजरती है, और इसके घाट के दोनों तरफ लाखों की तादाद में इस वक्त दिए सजाए जा रहे हैं, हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। और अगर आप मेरी नजरों से देखें तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं मुझे दिए ही दिए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो दृश्य है ये अपने आप में अनूठा है। हम पिछले 4 सालों से इसे लगातार देख रहे हैं, हर साल देखते हैं, और इस साल तो कुछ ज्यादा ही उत्साह हमें दिखाई दे रहा है। आपको पूरी अयोध्या में भजन बज रहे हैं, जगह जगह मठ मंदिरों में भजन और कीर्तन चल रहे हैं, और सरयू का किनारा है उसकी सुंदरता देखते ही बन रही है। कोविड का ये काल है, कोविड प्रोटोकॉल है, बावजूद इसके तमाम उपायों के साथ लोग यहाँ हजारों की तादाद में हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे कार्ड पासेज इशू किए गए हैं, लेकिन जो ये सजावट है, जो दीप है, वो अपने आप में अद्भुत। अयोध्या में सरयू के किनारे इस भव्य
दीपोत्सव की कल्पना कीजिए आप, हजारों लोगों को इसका साक्षी बनते, गवाह बनने की कल्पना करिए। तो दृश्य बेहद ही सुंदर, बहुत सुकून देने वाला है और मुझे लग रहा है कि ऐसा दृश्य बेहद ही कम लोग अपने जीवन में देख पाएंगे। ये थे कुमार अभिषेक अयोध्या से। और आखिर में मेरा थोड़ा सा मोह रहता है स्पोर्ट्स पर बात करने का, मैं बहाने खोजता हूँ और मेरे साथ इकबाल भाई आ चुके हैं, हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मोहम्मद इकबाल। और आज का बहाना है, आज 13 नवंबर है और आज ही के दिन 6 साल पहले यानी 2014 में एक बहुत कर्रा रिकॉर्ड बना था और वो बनाया था रोहित शर्मा ने। एक वनडे मैच में अकेले 264 रन उन्होंने उड़ा डाले थे। श्रीलंका के खिलाफ ये पारी खेली थी उन्होंने और ईडन गार्डन्स का मैदान था कोलकाता वाला। इकबाल, याद है आपको? बिल्कुल कुलदीप, बहुत अच्छे से याद है। वो पारी कैसे कोई भुला सकता है। ऐतिहासिक पारी, एक ऐतिहासिक मैदान पर, कोलकाता का ईडन गार्डन्स, जैसा कि आपने बताया 13 नवंबर 2014 श्रीलंका की टीम आई हुई थी भारत दौरे पर। और भारतीय टीम जो है, हालांकि सीरीज जो है कुलदीप जीत चुकी थी, 3-0 से आगे थी भारतीय टीम और ये चौथा एक दिवसीय मुकाबला था कोलकाता में। और इससे पहले रोहित शर्मा जो है भारतीय दल में नहीं थे। भारतीय दल में मतलब इंजरी की वजह से वो 11 में नहीं खेल पा रहे थे। उनकी जगह पर रहाणे ओपन कर रहे थे शिखर धवन के साथ। लेकिन उस मुकाबले में 13 नवंबर वाला जो मुकाबला था, रिकॉर्डधारी जो मुकाबला था, उसमें रोहित शर्मा की वापसी हुई थी। हालांकि अगर उस मुकाबले की बात करें तो शुरुआत रोहित शर्मा ने बहुत धीमी की थी। 4 रन जो उन्होंने बनाए थे शुरुआती, वो उन्होंने 15 गेंदें खेली थी उन 4 रनों के लिए। और तो और तिसारा परेरा ने थर्ड मैन पर एक बहुत ही आसान सा कैच छोड़ दिया था कुलदीप। लेकिन उस वक्त शायद तिसारा परेरा को यह नहीं मालूम था कि ये जो कैच है 260 रन महंगा पड़ने वाला है श्रीलंका की टीम को। इसके अलावा भी बात करें तो बहुत ज्यादा सेटल नहीं थे जब भी वो खेल रहे थे। शुरुआती क्षण में पहली बाउंड्री उन्होंने 21 गेंदें खेलने के बाद लगाई, दूसरा चौका उनका आया 11वें ओवर में। तो बहुत ज्यादा शुरुआत में संभल कर खेल रहे थे, क्योंकि जो इंजरी वो इंग्लैंड से कैरी कर रहे थे कुलदीप, वो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि हाँ, काफी समय से वो बाहर हैं। और एक और चीज भी चल रही थी कुलदीप की, क्योंकि रहाणे जो उनकी जगह पर टीम में आए थे, वो पहले ही मुकाबले में शतक जड़ चुके थे और शिखर धवन तो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक संकट उनका जो है 2015 वर्ल्ड कप के लिए ओपनर के तौर पे भी मंडरा रहा था कि क्या रोहित शर्मा अपनी इस स्पॉट को दोबारा हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा को उस दिन शायद उनके इरादे कुछ और ही थे। तो बहरहाल शेकी स्टार्ट उन्होंने की, बहुत ज्यादा कोई कॉन्फिडेंट स्टार्ट नहीं था। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपने आप को जमाना शुरू किया क्रीज पर, तो बहुत बढ़िया वो खेलने लगे। पहला जो उनका शतक था, यानी कि जो ओरिजिनल जो हम बात करते हैं शतक जो उन्होंने पूरा किया, उसके लिए उन्होंने 100 गेंदें खेली। लेकिन इसके बाद जैसे ही एक बार उनका शतक पूरा हो गया कुलदीप, तो इसके बाद जो रनों की बारिश होने लगी कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर, वो देखने ही वाला था। दूसरा जो 100 रन है, यानी कि 100 से 200 का सफर उन्होंने महज 51 गेंदों पर पूरा किया और कप्तान विराट कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 202 रनों की एक जबरदस्त साझेदारी कर डाली। और एक और चीज़ है इकबाल कि अगर एक बार स्कोर बोर्ड पर रोहित शर्मा के नाम के आगे कुछ रन टंग जाएं, उसके बाद जिस ईज़ के साथ रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते हैं, ऐसा लगता है कि ये खिलाड़ी लंबी पारियां खेलने के लिए ही बना है। बिल्कुल। और देखिए, बहुत ऐसा कई बार होता है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं जो शुरुआत में बहुत स्लो खेलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कंडीशंस को और मिडल करने की कोशिश करते हैं गेंद को बल्ले पर। तो ऐसा बहुत सारे बल्लेबाज करते हैं, लेकिन फिर इस तेजी के साथ उसको कंपनसेट जो है बहुत ज्यादा बल्लेबाज नहीं कर पाते जो रोहित शर्मा करते हैं। वो शुरुआत में बहुत स्लो नजर आएंगे आपको, लेकिन बाद में वो एक बार जब निगाहें उनकी जम जाए, और कहा भी जाता है कुलदीप की रोहित शर्मा जो है वो अगर शुरुआत में आउट नहीं हुए तो जितनी भी गेंदें उन्होंने खाई हैं या खराब की हैं, उसको मतलब सूद ब्याज समेत जो है वो वसूल करने वाले हैं। तो इतने डेंजरस तो हैं, और ये मैसेज पूरी दुनिया के गेंदबाजों को और कप्तानों को जा चुका है। हाँ, और इकबाल याद हो आपको कि कहाँ तो मतलब जो ओल्ड क्रिकेट था उसमें 264 रन अपने आप में फाइटिंग टोटल माना जाता था। अभी भी अगर पिच बल्लेबाजी को सपोर्ट ना करती हो तो 264 रन 50 ओवर में एक ठीक ठाक स्कोर है। और वो अकेले अगर एक बल्लेबाज 264 रन बना दे तो बहुत ही, आज से 10 साल पहले तो ये सोचना ही मुमकिन नहीं था। वीरेंद्र सहवाग भी हमें याद आते हैं, 300 का स्कोर वो पार कर चुके हैं टेस्ट मैचेस में। ब्रायन लारा हैं, 400 बना चुके हैं। वो एक फिल्म का डायलॉग है कि ये कौन लोग हैं, ये किस दुनिया से आते हैं। देखिए क्या है ना कि रोहित शर्मा जब वीरेंद्र सहवाग खेलते थे या
और भी उस ज़माने के जो डेंजरस बैट्समैन थे, गिलक्रिस्ट की बात करिए, हेडन की बात करिए, लेकिन 264 एक वनडे मैच में एक बल्लेबाज बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन ये कारनामा रोहित शर्मा आकर के करेगा, ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है लोगों को सुन करके। अगर इस पारी से पहले अगर किसी को कहते कि रोहित शर्मा ऐसा करेगा, कोई यकीन नहीं करता। लेकिन रोहित शर्मा की खास बात यही है कि इतने टैलेंटेड हैं, दिखता नहीं है। जिस तरह की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, बहुत ही कैजुअल से रहते हैं, बहुत ही सुस्त से लगते हैं, लेकिन जो बल्ला जब चलता है इनका, तो फिर उनके सामने बड़े-बड़े हिटर्स जो है वो फेल नज़र आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कुलदीप क्या है कि रोहित शर्मा के अंदर ख़ास बात ये है कि वो शतक बनाने के बावजूद भी जो सेंसिबल क्रिकेट की बात हम करते हैं, वीरेंद्र सहवाग ऐसा नहीं कि वो सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेलते थे, लेकिन हम जानते हैं कि वो क्या थे। वो आनन-फानन में गेंद मिलेगी बाहर तो वो मारेंगे। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 99 पे खेल रहे हैं, 200 पे खेल रहे हैं, 199 पे खेल रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा थोड़े कहीं ज़्यादा इनके अंदर बेटर जो है एक तरह से कंपोज़र नज़र आता है, और शायद यही वजह है कि वो अपनी पारी को लंबी ले जाते हैं, डीप लेके जाते हैं, और ऐसा नहीं लगता कभी भी कि हाँ, इन्होंने शतक बना लिया तो अब तो ये ताबड़तोड़ मारेंगे और शायद आउट हो जाएँगे। जी नहीं, इनके अंदर एक ललक भी है, एक भूख भी है कि मैं पूरे 50 ओवर खेलूँगा। 50 ओवर का ही तो मुकाबला है, ओपन करने आया हूँ तो क्या हुआ, टेस्ट मैच होता तो मैं 50 ओवर खेलता कि नहीं। और ज़ाहिर-सी बात है कि टेक्निकली इतने करेक्ट हैं कि इनको कोई दिक्कत नहीं आती। मिडल ओवर्स में स्पिनर्स आते हैं, स्पिनर्स को खेलने में कोई समस्या नहीं, मीडियम पेसर आते हैं, उनको कोई समस्या नहीं, पुरानी बॉल को खेलने में कोई समस्या नहीं, तो और लंबी हिटिंग एंड में स्लॉग ओवर्स में ये भी टैलेंट इनके पास था। तो एक परिपक्व पूरे जो कहते हैं ना कि कंप्लीट बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा, और इसीलिए भी ये नतीजा जो है हम देखते हैं कि वो लंबी-लंबी पारियां वनडे मैचेस में भी खेलते हैं। ये थे हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इकबाल। चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर प्रतीक वाघमारे से। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा के आतंकी पश्चिम बंगाल में हमले को अंजाम देने की तैयारी में है। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों की योजना पश्चिम बंगाल में मौजूद अलकायदा मॉड्यूल और स्लीपर सेल की मदद से आतंकी हमले को अंजाम देने की है। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच आज पटना में एनडीए की बैठक हुई। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि 15 नवंबर को दोबारा बैठक होनी है, जिसमें सभी विधायक मौजूद रहेंगे। इसी बैठक में सरकार गठन को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कोरोना वायरस के संकट के बीच रूस में तैयार वैक्सीन स्पुतनिक वी को तैयार करने वाली फार्मा कंपनी RDIF के CEO ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत महत्वपूर्ण हिस्सेदार है और इसके लिए भारत में उत्पादन करने वाली कंपनी की पहचान कर ली गई है, जिसका जल्द ही ऐलान किया जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के करीब 45,000 नए मामले सामने आए और 547 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहली बार कोरोना से एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 7,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बॉलीवुड सितारों पर एनसीबी की जारी कार्रवाई के मद्देनजर आज एक्टर अर्जुन रामपाल से पूछताछ हुई। इससे पहले अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर गैब्रिएला से एनसीबी ने पूछताछ की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन को चीन ने बधाई देते हुए कहा कि हम जो बाइडेन और कमला हैरिस को अपनी तरफ से बधाई देते हैं। बता दें कि अब तक नतीजों की स्थिति साफ न होने के कारण मैक्सिको, रूस और चीन जैसे देश जो बाइडेन को बधाई देने से बच रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया के दिग्गज कारोबारी बिल गेट्स के क्लीन एनर्जी के उद्यम ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स में $5 करोड़ करीब 375 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इस कदम में रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, माइकल ब्लूमबर्ग, जैक मा, मासायोशी सोन जैसे दिग्गज निवेशकों की कतार में आ गए हैं। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर दिन भर में आज इतना ही। साउंड मिक्सिंग थी सचिन द्विवेदी की। आप सभी को आज तक रेडियो की ओर से हैप्पी दिवाली। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए ये त्यौहार मनाइए। बिल्कुल अभी लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। महामारी अभी भी है, त्यौहार भी है, कागज़ की कश्ती है, तूफान को भी आना है, लेकिन इसी में से एक राह होकर के निकलेगी। रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, तो सावधानी भी रखनी है, त्यौहार भी मनाना है। लोग मिलने आएँ तो थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए, और यही उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और इस दिवाली पर उन अंधेरी बस्तियों तक भी रोशनी पहुँचे जहाँ तक सामान्य तौर पर नहीं पहुँचती। कुलदीप मिश्र को इजाज़त दीजिए। हैप्पी दिवाली।
सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।